बता रहे थे आपके सामने भी, जो भी लिख रहे थे। तो आपको लगता है कि क्या इस तरह का व्यवहार उचित है? बिल्कुल नहीं। उस दिन भी मैंने आप में से किसी को शायद फोन किया था जी। और अपने बयान को मैंने बोला कि मेरा बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। और उसके बाद में आज उन परिजनों से आज मैं बिठलपुरवा गया था, जो बरना के पास में गांव है। जी। तो उसके घर गया, बच्ची के घर गया। उसकी दादी थी, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि क्या उस दिन हुआ। जी। उस बच्ची को कुत्ते ने काटा और वो बच्ची जुड़वा बच्ची है, आइडेंटिकल ट्विंस है। और वो कुत्ते काटने के बाद वहां इंजेक्शन लगवाने सदर गई थी। सदर में जाने के बाद अब सोचिए कितना, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, बच्ची छोटी प्यारी सी बच्ची, उसने बोला कि दादी हमको इंजेक्शन मत लगाओ, हमको डर लगता है, हम मर जाएंगे। उसको इंजेक्शन लगता है। उसकी दादी ने मुझे बताया कि सर दो दो इंजेक्शन एक साथ लगाया गया। एक शायद टेटनस का इंजेक्शन रहा होगा और एक रेबीज का इंजेक्शन रहा होगा। अब उस इंजेक्शन के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। तुरंत बाद उसको चक्कर आता है, मुंह से झाग फेंकता है, बेहोश होती है और मर जाती है बच्ची। अब उसके मौत के बाद अब इनको ये डर गई ये लोग कि क्या हुआ। फिर इनके कुछ आसपास के लोग और आ गए। अब इस पे सबसे दुखदाई बात यह है मेरे लिए और निंदनीय बात यह है कि दो तीन चीजें जो नहीं होना चाहिए प्रशासन की तरफ से भी। अब वो लोग इतने परेशान हो गए, उन्होंने बोला कि सर हमारी जो इमरजेंसी पर्ची है, ओपीडी पर्ची, वो रख ली गई, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। जब अस्पताल में कोई मौत होती, चूंकि मैं भी सरकारी संस्थान में रहा हूं, इससे पहले मैं लंबे टाइम तक और प्रशासनिक पोस्ट पे भी रहा हूं। मैं एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, जो कि बेटर मोर देन सिविल सर्जन होता है, उस पोस्ट पे रहा हूं। तो मैं जानता हूं कैसी चीजों को संभालना होता है। फिर वहां ये हुआ कि मौत तो हो गई बच्ची की, तो अब मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। अब जांच में जो दिक्कतें आती है, क्यों ऐसा हुआ, किसी भी इंजेक्शन से हो जाती है, वैसे कोई भी इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है। या तो दवाई क्या देखा जाना चाहिए कि एक्सपायरी डेट तो नहीं था। एक्सपायरी डेट नहीं है तो क्या इंजेक्शन जो डाला गया, दिया गया बच्ची को, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या नस में तो नहीं बाई मिस्टेक चला गया, मसल में ही दिया गया है या कहां चला गया। क्योंकि नॉर्मली ऐसे में यदि बाई मिस्टेक एक्सीडेंटली नस में चला जाए, इंट्रावीनस हो जाए, तो तुरंत इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस रिएक्शन होता है और मौत हो जाती है, उसमें बचाया नहीं जा सकता, बहुत इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ होता है। तो ये चीज रहा होगा, ये हो गई बात। अब गलती और क्या हुई कि उसकी पर्ची रख ली गई। कायदे से जो तौर तरीका प्रॉपर प्रशासनिक या सरकारी अस्पताल कहीं भी, उसकी ओपीडी पर्ची या इमरजेंसी पर्ची उसको दे दिया जाना चाहिए। साथ में डेथ सर्टिफिकेट बनना चाहिए जो उसको हैंडओवर होना चाहिए। और फिर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होता है अवेटेड, उस पर मेंशन करना होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड। अब रिपोर्ट उसका 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाते हैं पोस्टमार्टम का, वो बात की बात है। लेकिन ये चीजें होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्ची रख लेना, उसके बाद उस परिवार को पता नहीं अब किसने बोला या धमकी दिया कि आप लोग ऐसे हंगामा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, परिवार के ऊपर आप जेल चली जाएंगी और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई पत्थर चला देगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, आपके घर के लोग जेल चले जाएंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सहानुभूति तो रखिए। हम लोग इंसान हैं, किसी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, सहानुभूति हमको रखनी चाहिए उस परिवार के साथ, उसको डराना धमकाना नहीं चाहिए। ऐसी चीजें हैं तो इसकी जांच का विषय है। मैं जांच की मांग करता हूं, चूंकि मैं रोगी कल्याण समिति का सदस्य के नाते इसकी जांच की मांग करता हूं। और जो भी प्रशासनिक चाहे पुलिसकर्मी द्वारा इस तरीके से जो बर्ताव होती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जनता के लिए हैं, अपने लोगों के लिए हैं, उनकी देखभाल करने के लिए हैं, उनको कोई समस्या उसको ठीक करने के लिए, न कि उनको डराने धमकाने के लिए। मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। इसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और ऐसा आगे घटना दुर्घटना नहीं हो, इसका हम सभी लोगों को जो उच्च पदों पर हैं वो इसको सीरियसली लें और इसको दंडित करें। जो भी इसमें इस दायरे में आता है, जिसके द्वारा भी ये गलती की गई है, हुई है चूक, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार सदर अस्पताल सवालों के घेरे में आ रहा है। वहां पर जो मरीज हैं उनका आरोप है कि मरीजों के परिजनों के साथ और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
चाहे वो किसी भी रोग के मरीज हो, कहीं से भी आओ, और लोग जो है बड़ी उम्मीद के साथ सदर अस्पताल में पहुंचते हैं। सरकार भी ध्यान दी है वहां पर व्यवस्थाओं में, लेकिन क्या लगता है कि जो वहां पर तैनात हैं चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, वो अमानवीयकृत कर रहे हैं वहां पर? देखिए, कई कारणों तक क्या होता है, अभी चूंकि सिविल सर्जन सर पोस्टेड हैं, नए आए हैं, अच्छे हैं, वो अच्छा काम करते हैं। होना क्या चाहिए नॉर्मली, जो भी उच्च पद पे हैं सिविल उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनको एक राउंड लेना चाहिए प्रॉपर। अब पता नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं, यदि नहीं हो रहा हुआ तो सुबह ड्यूटी आती, राउंड लेना चाहिए कैजुअलिटी का, कैजुअलिटी स्टाफ से बात करनी चाहिए, कौन कौन पोस्टेड है, कौन ट्रेंड है, कौन अनट्रेंड है। यदि कोई अनट्रेंड है उसको कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए कोई इंटरवेंशन करे, कोई इंजेक्शन दे, पेपर वर्क करे वो, लेकिन कभी भी इंजेक्शन वगैरह पे उसको दूर रखा जाए। उसको पहले ट्रेनिंग दी जाए, इंट्रावीनस देना तो कैसे देना है, उसका क्या स्पीड होना चाहिए, कैसे डाइल्यूट करना है, सारा ट्रेनिंग उसको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम निकालने के लिए, क्योंकि इंसान है, इंसान की हर जीवन की कीमत है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है उसको कैसे भी इंजेक्शन दे के हम भेज दें, नहीं, ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। तो राउंड लेना चाहिए, मेडिसिन देखनी चाहिए, कोई एक्सपायर मेडिसिन तो नहीं है, कोई शॉर्ट एक्सपायरी तो नहीं है, ये सारा डिटेलिंग होना चाहिए। और फिर ये सारा रिपोर्ट सिविल सर्जन सर के पास होना चाहिए, और कोई भी ऐसी दुर्घटना को हम लोग कम कर सकते हैं। मैं सरकारी संस्थान में रहा हूं, मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि कोई कंप्लेंट तक नहीं आता था। मैंने आईसीयू में क्या बनाया था कि जो पेशेंट भर्ती होकर डिस्चार्ज होगा, एक फीडबैक फॉर्म रखा जाएगा, एक डॉक्टर के अगेंस्ट में लिखने के लिए, डॉक्टर के पक्ष में या विपक्ष में जो भी हो, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑर्डरली, स्वीपर। तो हमको ध्यान रहे किससे मिस्टेक हो रहा है, कहां हमको सुधार करना है, उसको हमको नहीं डांटना है, हमको खुद को सुधार करना है ना, अपनी व्यवस्था को। हम यदि व्यवस्थापक हैं, आज ही आपने देखा अभी एक हमारे स्टाफ थी, एक कोई पेशेंट था, उससे बदतमीजी से बात की स्टाफ, मैंने तुरंत आपके सामने इमीडिएटली उसको हटा दिया। मेरे यहां जीरो टॉलरेंस रखता हूं मैं। यदि किसी पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार होता है और मेरे ज्ञान में ये बात आती कि ऐसा हुआ है, तो मैं उस पर जीरो टॉलरेंस रखता हूं, बर्दाश्त नहीं करता। व्यवस्थाओं को सुधरवाने के लिए आप रोगी कल्याण समिति के सदस्य होने के नाते क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या मांग करते हैं? मैं सबसे पहले मांग करता हूं, ऐसी कोई दुर्घटना और घटना होती है सदर अस्पताल के प्रेमिसिस में, कैंपस में, तो उसकी जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और इसकी संज्ञान लेते हुए जो सिविल सर्जन है या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसको सीरियसली उनको लेना चाहिए, ताकि आगे से पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसी घटनाओं का। सर, क्योंकि आप रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं, तो एक सवाल आपसे और है कि अस्पताल में जो चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति हुई है, तो उसमें जैसे जो आयुष के चिकित्सक हैं वो अंग्रेजी दवाएं लिखते हैं और वो बैठते हैं, तो ये कितना उचित है? देखिए, अमेरिकी दवाई कौन सी, मतलब अंग्रेजी दवाई, हाँ, आयुष्मान वालों से अंग्रेजी दवाई नहीं लिखाई जानी चाहिए। या तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो एलोपैथी की, और चूंकि फार्मा की बहुत सारी किताबें होती, बहुत सारी चीजें उनकी ट्रेनिंग होती है, उन दवाइयों चूंकि उनको नहीं मालूम है, उन्होंने आयुर्वेदिक की है, तो आयुर्वेदिक दवाई और हमारी एलोपैथिक दवाई बिल्कुल डिफरेंट है, उसका इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट, उसका डोजिंग सब कुछ अलग है। तो जब किसी को नहीं पता होगा तो इम्प्रॉपर डोजिंग हो जाएगी। जैसे शुगर की मान लीजिए, सेम क्लास की दवाई 2-3 बार लिखी दी जाएगी, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो गलती उनकी नहीं है, उनसे काम लेने वालों की गलती है। उनका क्या प्रॉपर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अब कोई स्वीपर से आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। एक आयुष्मान व्यक्ति जो डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, उससे आप एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं करवाएं। एलोपैथी वाले आयुष्मान की दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं लिखें, ये अनएथिकल है। इस चीजों पे चलेंगे हम लोग तो समस्याओं को काफी हद तक समाधान कर सकते हैं। तो आप भी जांच वगैरह करेंगे इसकी? बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूं। अभी तो मुझे सरकार ने और बिहार सरकार ने ये दिया है दायित्व कि रोगी कल्याण समिति के सदस्य होने के नाते, तो मैं इस सदस्यता के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे सवाल करूं, सवाल पूछूं, और यदि मेरे द्वारा कुछ चाहिए उनको सहयोग, ट्रेनिंग चाहिए या कुछ, तो मैं उसके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहता हूं। मुझे बस यही है कि हमारे बक्सर के आसपास के लोग खुशियों के साथ रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही मैं कामना करता हूं, और इसी के लिए मैं दृढ़ संकल्पी हूं।